नमस्कार। आज हम 2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों में गहराई से उतरने वाले हैं। नमस्ते। हमारे पास इस विषय पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है और हमारा मिशन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना है। हम एक एक करके हर स्लाइड का विश्लेषण करेंगे ताकि भारत की जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफीज की एक साफ तस्वीर सामने आ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है भारत की जनगणना 2011 विस्तृत विश्लेषण। इसमें बताया गया है कि ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं। हाँ, और ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना का मतलब है कि ये प्रथा ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो हमें लंबे समय के रुझानों को देखने का मौका देती है। और स्वतंत्रता के बाद 7वीं होना ये दिखाता है कि स्वतंत्र भारत ने अपने विकास और योजना के लिए डेटा संग्रह को कितनी प्राथमिकता दी है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कुल जनसंख्या 1,81,84,57,977 यानी लगभग 1.21 अरब। और एक खास नोट है, पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई। यहाँ कई दिलचस्प बातें हैं। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, डेटा और भविष्य की योजना के बीच सीधे संबंध को रेखांकित करता है। और जनसंख्या का आंकड़ा तो अपने आप में विशाल है ही, लेकिन सबसे क्रांतिकारी बात है बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह। ये पहली बार था जब जनगणना इतने बड़े पैमाने पर पहचान के लिए तकनीकी हुई। इसने बाद में आधार जैसे कार्यक्रमों की नींव रखी। सही बात है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये विश्व में भारत की हिस्सेदारी को दर्शाती है। जनसंख्या 17.5% और सतह का क्षेत्रफल सिर्फ 2.4%। इसमें यह भी बताया गया है कि 18.1 करोड़ लोग जुड़े, जो लगभग ब्राजील की जनसंख्या के बराबर है। ये आंकड़े भारत की स्थिति को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। सोचिए, दुनिया की 17.5% आबादी का केवल 2.4% जमीन पर रहना। मतलब संसाधनों पर भारी दबाव। बिल्कुल, खासकर जमीन और पानी पर। और ये तुलना के एक दशक में भारत की जनसंख्या में हुई वृद्धि ब्राजील की कुल आबादी के बराबर है। ये विकास की गति को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ये राज्यों की जनसंख्या के बारे में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़, मतलब देश के लोगों का लगभग 16 हिस्सा, जो अपने आप में दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। हाँ, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सिर्फ 6.1 लाख। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे अधिक और लक्षद्वीप सबसे कम। यहाँ हमें भारत के भीतर की विशाल विषमताओं का पता चलता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, जो भारत की राजनीति, संसाधनों के आवंटन, हर चीज को गहराई से प्रभावित करता है। और दूसरी तरफ सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे छोटे क्षेत्र हैं। और दिल्ली का उदाहरण, जो एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी कई राज्यों को आबादी में पीछे छोड़ देता है, वो शहरीकरण के बढ़ते महत्व को दिखाता है। अब हम दशकीय वृद्धि पर आते हैं। अगली स्लाइड बताती है कि 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि 17.7% थी। सर्वाधिक मेघालय में 27.9% और न्यूनतम नागालैंड में 0.6%। नागालैंड एकमात्र राज्य था जहां ऋणात्मक वृद्धि हुई। ये तो काफी अजीब है। हाँ, नागालैंड का आंकड़ा सबसे अलग और महत्वपूर्ण है। किसी राज्य में जनसंख्या का कम होना बहुत दुर्लभ है। इसके पीछे प्रवासन या पिछली जनगणना के आंकड़ों में सुधार जैसे कारण हो सकते हैं, जैसा कि आगे के स्रोतों में बताया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती नहीं है, स्थानीय कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अगली स्लाइड राष्ट्रीय घनत्व पर है। राष्ट्रीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक राज्यों में बिहार 1106, जिसने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 17। घनत्व हमें बताता है कि लोग कितने करीब रहते हैं, और बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर तो जमीन आसमान का है। 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1100 से ज्यादा लोग, जबकि अरुणाचल में सिर्फ 17। ये सीधे तौर पर बुनियादी ढांचा, आवास और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ने वाले दबाव को दिखाता है।
और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का आंकड़ा तो 11,320 है। वो तो चरम शहरी घनत्व का एक असाधारण उदाहरण है। अब अगली स्लाइड लिंगानुपात पर है और यहाँ आंकड़े कुछ चिंताजनक है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, सर्वश्रेष्ठ केरल 1084 के साथ, जो एक बहुत सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल, लेकिन सबसे खराब हरियाणा 879। और यहाँ एक चेतावनी भी है। बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु में भारी गिरावट आई। 2001 में 927 से 2011 में 919 हो गया। ये स्लाइड जनगणना के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक को उजागर करती है। राष्ट्रीय औसत और हरियाणा जैसे राज्यों के आंकड़े एक बड़े सामाजिक असंतुलन को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात बाल लिंगानुपात में गिरावट है। ये सीधे तौर पर लिंग चयनात्मक गर्भपात जैसी प्रथाओं की ओर इशारा करता है और एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या का सूचक है। सही में ये बहुत गंभीर है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो साक्षरता के बारे में है। कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष 82.14% और महिला 65.46%। यहाँ प्रगति तो दिखती है, लेकिन असमानताएं भी साफ हैं। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 17% का अंतर एक बहुत बड़ी चुनौती है। उच्चतम राज्य केरल 94% और निम्नतम राज्य बिहार 61.8%। एक और खास बिंदु है, न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान 52.1%। हाँ, केरल एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि बिहार सबसे पीछे है। और राजस्थान में महिला साक्षरता का विशेष रूप से कम होना ये दिखाता है कि उस राज्य में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगली स्लाइड अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी पर है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20.14 करोड़ यानी 16.6% है। सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में 31.9%। यहाँ संख्या और प्रतिशत के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा एससी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पंजाब की कुल आबादी में उनका अनुपात सबसे ज्यादा है। और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी आबादी नहीं है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 10.43 करोड़ यानी 8.6% है। सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में और सबसे अधिक प्रतिशत मिजोरम में 94.4%। बिल्कुल, मिजोरम लगभग पूरी तरह से एक जनजातीय राज्य है, जो उसके प्रतिशत में झलकता है। ये डेटा सामाजिक कल्याण योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोई एसटी आबादी नहीं है। अब देखते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का विभाजन। अगली स्लाइड दिखाती है ग्रामीण 68.84% और शहरी 31.16%। एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह थी कि शहरी जनसंख्या में पूर्ण वृद्धि ग्रामीण वृद्धि से अधिक थी। हाँ, ये स्लाइड एक ऐतिहासिक मोड़ को दर्शाती है। पहली बार शहरों में जुड़ने वाले लोगों की संख्या गांवों में जुड़ने वालों से ज्यादा थी। मतलब भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है शहरों पर बढ़ता दबाव, नौकरियों की बदलती प्रकृति और जीवन शैली में बदलाव। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा 62.2% और सबसे कम हिमाचल प्रदेश 10%। ये शहरीकरण के दो बिल्कुल विपरीत मॉडल दिखाते हैं। अगली स्लाइड जिला स्तर के कुछ रिकॉर्ड दिखाती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र, उच्चतम साक्षरता सिरछिप मिजोरम 98.76% और उच्चतम लिंगानुपात माही पुदुचेरी 1176। ये डेटा हमें राज्य स्तर से भी नीचे जमीनी हकीकत को दिखाता है। ये दिलचस्प है कि उच्चतम साक्षरता वाला जिला केरल में नहीं बल्कि मिजोरम में है और माहे का 1176 का लिंगानुपात तो असाधारण है। ये स्थानीय सफलता की कहानियां हैं जिनसे सीखा जा सकता है। अब धर्म आधारित आंकड़ों पर आते हैं। हिंदू 79.8%, जिनकी वृद्धि दर 16.8% थी। मुस्लिम 14.2%, जिनकी वृद्धि दर 24.6% थी, जो कि अधिकतम थी। ईसाई 2.3%, सिख 1.7% और जैन 0.4%। ये आंकड़े देश की धार्मिक संरचना को दर्शाते हैं। जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया गया है, मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सूचीबद्ध समुदायों में सबसे अधिक थी।
ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी समुदायों की जनसंख्या बड़ी है। एक और नोट है, जैन सर्वाधिक साक्षर समुदाय है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक सामाजिक आर्थिक संकेतक है। अगली स्लाइड एक ऐतिहासिक संदर्भ देती है। महाविभाजन वर्ष 1921। उस वर्ष वृद्धि दर -0.31% थी, मतलब ऋणात्मक। कारण थे अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी। 1921 का साल भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि महामारियों और अकाल का जनसंख्या पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद, विशेषकर 1951 के बाद, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, जिससे जनसंख्या विस्फोट हुआ। यह हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है। अगली स्लाइड में 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्यों का सार है। एक तरह का रिकैप। जनसंख्या में उच्चतम यूपी, न्यूनतम सिक्किम। घनत्व में उच्चतम बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात में उच्चतम केरल, न्यूनतम हरियाणा। साक्षरता में उच्चतम केरल, न्यूनतम बिहार। और वृद्धि में उच्चतम मेघालय, न्यूनतम नागालैंड। हाँ, ये तालिका एक त्वरित पुनरावलोकन के लिए बहुत उपयोगी है। ये एक नज़र में पूरी जनगणना की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। अब हम निष्कर्ष स्लाइड पर हैं। पहला बिंदु, जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य अब 2070 है, जिसे 2045 से संशोधित किया गया है। दूसरा, मुख्य चुनौती लैंगिक असमानता है, खासकर बाल लिंगानुपात। और तीसरा, भविष्य, यानी अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये तीनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या स्थिरता लक्ष्य को 2070 तक बढ़ाना ये दिखाता है कि जनसंख्या को स्थिर होने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। बाल लिंगानुपात को मुख्य चुनौती के रूप में पहचानना बिल्कुल सही है। ये एक तत्काल प्राथमिकता है। और भविष्य का डिजिटल होना रोमांचक है। ये डेटा संग्रह को तेज, अधिक सटीक और शायद अधिक विस्तृत बना देगा। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन का अंतिम खंड 2011 की जनगणना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। पहला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? विकल्प हैं 102 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़। इसका सही उत्तर है बी, 121 करोड़। जैसा कि हमने चर्चा की, सटीक आंकड़ा 1.21 अरब के करीब था। दूसरा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई? केरल, सिक्किम, नागालैंड या गोवा? इसका सही उत्तर है सी, नागालैंड। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने ऋणात्मक 0.58% की नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की। तीसरा सवाल, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में क्या था? विकल्प है 325, 382, 400, 412। सही जवाब बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह 2001 में 325 से बढ़ गया था। चौथा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 933, 940, 943 या 950? उत्तर है सी, 943। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। पांचवा सवाल, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम, केरल, गोवा, त्रिपुरा? इसका उत्तर तो लगभग सभी को पता होगा। बी, केरल। केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ भारत में शीर्ष पर है। छठा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड? इसका सही उत्तर है सी, बिहार। बिहार भी साक्षरता दर सबसे कम 61.8% दर्ज की गई थी। सातवां सवाल, भारत में बाल लिंगानुपात 0-6 वर्ष 2011 में क्या था? 914, 919, 927, 933? इसका सही उत्तर है बी, 919। और जैसा हमने चर्चा की, ये 2001 में 927 से घटकर 919 हो गया था, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। आठवां सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार? सही उत्तर है सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 64,473। नौवां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
27.8%, 31.16%, 35.5%, 40.2%। सही जवाब है बी 31.16%। भारत की लगभग 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 10वां सवाल, किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल। यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए सही उत्तर सी पंजाब है। पंजाब में उसकी कुल जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत यानी 31.9% अनुसूचित जाति का है। 11वां सवाल, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटक या पुणे, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए ठाणे, महाराष्ट्र। 2011 में ठाणे 1 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला था। 12वां सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? सही उत्तर सी अरुणाचल प्रदेश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। 13वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 58.75%, 65.46%, 70.30%, 74.04%। सही उत्तर बी 65.40% है, जो पुरुषों के 82.14% से काफी कम था। 14वां सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर ए पुदुचेरी है, जहां लिंगानुपात 1037 था। और आखिरी 15वां सवाल, भारत का सबसे साक्षर जिला शेरचिप किस राज्य में स्थित है? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर? सही उत्तर बी मिजोरम है। मिजोरम का शेरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है, जिसकी साक्षरता दर 98.76% है। तो ये था 2011 की जनगणना का एक विस्तृत स्लाइड दर स्लाइड विश्लेषण। हमने जनसंख्या के आकार से लेकर साक्षरता और लिंगानुपात तक हर पहलू पर गौर किया। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, वे एक राष्ट्र की कहानी बताते हैं, उसकी ताकत, उसकी चुनौतियां और उसका भविष्य। और जैसा कि हमने निष्कर्ष में देखा, अगली जनगणना डिजिटल होगी। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है। 2011 की जनगणना कागज पर की गई आखिरी व्यापक कवायद थी। हाँ। अगली डिजिटल जनगणना हमें किस तरह के नए सवाल पूछने की क्षमता देगी? डिजिटल डेटा से हम 21वीं सदी में भारत के विकास के बारे में क्या नया समझ पाएंगे, जो हम इन आंकड़ों से नहीं समझ सके? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।